अब हम लोग यहाँ पे देखें, कुछ पीछे अगर हम लोग चलें तो एक अयोगवाह शब्द जो है हमें दिखाई पड़ता है। अक्सर इसी पे हम लोगों को भ्रम होता है कि अयोगवाह है क्या। तो आप इसके बारे में देखें, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये अधूरे वर्ण होते हैं। ये वर्ण अकेले नहीं रहते, अपितु स्वरों या उनकी मात्राओं के बाद लगकर भाषा में प्रयुक्त होते हैं। प्रयोग में आने वाले दो अयोगवाह हैं, एक है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। जैसे अगर हम रामम कहें तो रामम में जो अनुस्वार लगा हुआ है, या संस्कृत देख लें, संस्कृत में जो अनुस्वार लगा हुआ है, तो यहाँ जो अनुस्वार है वह अयोगवाह की कैटेगरी में आता है। अब ये अयोगवाह का उच्चारण कैसे होगा, का किसके साथ ये उच्चरित होंगे, क्योंकि जिसके साथ लगते हैं उसी के साथ ही इनका उच्चारण भी होता है। जैसे यदि यह अनुस्वार यदि अ के बाद, अ स्वर वर्ण के बाद लगेंगे तो इनका उच्चारण स्थान कंठ कहलाएगा। यदि यह, जैसे हरि ही शब्द ले लें, हरि शब्द में हरि के बाद विसर्ग है तो ई के बाद विसर्ग आया है, इसलिए ये जो विसर्ग है यह एक अयोगवाह है। और अगर इसका उच्चारण स्थान कोई पूछे तो ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। हाँ, और तालु होता है ई का, तो इस विसर्ग का उच्चारण स्थान भी तालु ही माना जाएगा। यही है अयोगवाह, अर्थात जिस जिस वर्ण के साथ ये आएंगे उस वर्ण के साथ इनका उच्चारण स्थान हम जानेंगे। अब हम लोग आते हैं विसर्ग के ऊपर। यहाँ पे आप लोग विसर्ग क्या है इसको भी जान लेते हैं। अनुस्वार के बारे में तो आप जानते ही हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। अंग आदि के रूप में बिंदु लगाकर अनुस्वार को पहचाना जाता है। स्वरों को बताते हुए अनुस्वार स्वर पहले बताए गए हैं। ना अनुनासिक में मुख और नाक दोनों काम करते हैं, परंतु अनुस्वार केवल नाक की सहायता से बोला जाता है। अनुस्वार में ध्वनि दबाकर बोली जाती है, परंतु अनुनासिक में हल्की बोली जाती है। यह अभ्यास की चीज है। इतना आप जान लें कि जो अनुस्वार होते हैं उनका उच्चारण स्थान नाक भी होता है, और जिस जिस वर्ण के साथ वह जुड़ते हैं वह वर्ण उनका उच्चारण स्थान हो जाता है। विसर्ग को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बालकः शब्द है, तो बालकः के बाद आप देखेंगे दो बिंदु है, इसे ही हम विसर्ग कहते हैं। इनका उनका उच्चारण जो है ह के समान हमें करना चाहिए। ह, जैसे रामः, बालकः, इस तरीके से ह के समान इनका उच्चारण होता है। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। जैसे अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, तो विसर्ग है तो उसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं वर्णों का परस्पर मेल, जो आज हम लोगों को पढ़ना है। आगे चलते हैं हम लोग हैं वर्णों का परस्पर मेल। हम लोग ये जानते हैं कि व्यंजन जो होते हैं वह अर्धमात्रिक होते हैं और स्वर जो होते हैं वह एक मात्रिक होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, कोई बता सकता है इसमें? व्यंजन, तीन ही लोग जुड़े हैं। व्यंजन, जिनके उच्चारण के लिए स्वर वर्णों का सहायता लिया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। और स्वर, जो किसी बिना व्यंजन की सहायता से उच्चारण हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हाँ, जो स्वतः उच्चरित हो जाएं वह स्वर वर्ण है, और जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उन्हें कहेंगे व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन एक तरह से समर्थ नहीं है अपने उच्चारण में, इसलिए जब भी व्यंजनों का उच्चारण होगा तो
हमें बिना बिना स्वर की सहायता से उनका उच्चारण हो ही नहीं पाएगा। जैसे अगर हमें बोलना हो क व्यंजन, तो हमें क ख इस तरीके से बोलना पड़ेगा। अगर इस तरीके से हम व्यंजन वर्ण को बोल रहे हैं तो किसी को हमारी ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हम स्वर वर्णों की सहायता लेते हैं। जैसे क क जोड़ अ बराबर क। इसी तरीके से क जोड़ आ बराबर का। ऐसे ही जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वह स्वरों की सहायता से ही उन्हें हम उच्चारण करते हैं। बीच बीच में शब्दों के बीच में भी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं तो स्वरों की सहायता से ही उनका उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क जोड़ आ बराबर का है। वैसे ही क में उ को हम जोड़े, क एक व्यंजन वर्ण है, उसमें उ जोड़ दिए तो बन गया उ। क्योंकि उ स्वर है और ह्रस्व स्वर है, इसलिए इसका उच्चारण होगा उ। अगर यही दीर्घ होता, इसका उदाहरण आप उसके बगल में देखें, क जोड़ दीर्घ उ, तो बनेगा आपका उ। हाँ, ऐसे ही हम लोग नीचे अगर आए, क जोड़ री, तो री दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व री और एक दीर्घ री। ह्रस्व री में एक नीचे जो है छोटा सा ट जैसा बना होता है। अगर महोदय इसे दिखा सकते हैं तो दिखाएं इसे, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही री का उदाहरण दिया गया है। हाँ, यहाँ पे देखें, है। हाँ, ये जो है ये दीर्घ री का उदाहरण है। थोड़ा स्क्रीन बड़ा करके आप देखेंगे तो इसमें आपको दिख जाएगा, ये दीर्घ री का उदाहरण है। हाँ, और इसके बाद आप देखें क जोड़ री, री ये दीर्घ वर्ण है। अब क में जब री जुड़ा, री एक स्वर वर्ण है तो क्री बना। क फिर उसमें एक छोटा सा ट, फिर छोटा सा ट टाइप ट के आकार का लगाते हैं तो क्री बनता है। और क में यदि छोटी री लगाएंगे तो बन जाएगा क्री। तो दोनों का उच्चारण एक समान नहीं है, अपितु दोनों का उच्चारण अलग अलग है। एक का उच्चारण है क जोड़ री, क्री, और जो दूसरा है वह ह्रस्व वाला, ये जहां पे आप स्क्रीन देख रहे हैं वहां पे, हाँ, ये छोटी री का है। जहां पे एस का चिन्ह आप देख रहे हैं वहां पे छोटी री लगा हुआ है, क जोड़ री क्री। वैसे ही क जोड़ दीर्घ री का पहले उच्चारण हमने किया था, वहां पे क्री उच्चारण होगा। इसी तरीके से क जोड़ ओ को, क जोड़ औ कऊ, यह दोनों दीर्घ वर्ण है। आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे कुछ प्रश्न करना है किसी को तो प्रश्न कर सकता है। अब यहाँ पे देखें, विशेष में कुछ लिखा हुआ है, कोई इसे पढ़े, विशेष में क्या लिखा हुआ है। कोई भी? ह्रस्व स्वर री की मात्रा वाले शब्द कई हैं, जैसे गृह, घृत आदि, परंतु री का प्रयोग धातुओं एवं शब्द रूपों में ही मिलता है। जैसे मातृ, संयुक्त वर्णों में ह्रस्व ई की मात्रा संयुक्त वर्ण से पहले लगेगी। जैसे रात्रि, र जोड़ आ जोड़ त जोड़ र जोड़ ई। यहाँ त जोड़ र संयुक्त वर्ण है, इसमें ई की मात्रा त्र के पहले लगी है। ठीक है, बहुत सुंदर। अब यहाँ पे ध्यान दें आप लोग, यहाँ पे कह रहा है कि ह्रस्व स्वर री की मात्रा वाले शब्द कई हैं। जैसे ग में, ग एक व्यंजन है, उसमें री स्वर वर्ण लगाए तो बन गया ग्री, और ह हो गया गृह, घृत आदि। परंतु री का प्रयोग धातुओं एवं शब्द रूपों में ही प्रायः देखने को मिलता है। जब धातु हम लगाएंगे, गृह ग्रहणी जब धातु है उसमें हमें यह देखने को मिलता है। ऐसे ही हमें शब्दों में भी यह देखने को मिलता है शब्द रूप में, जैसे मातृ, पितृ, भ्रातृ,
इन सब शब्दों में हमें देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं संयुक्त वर्णों में जब ह्रस्व ई की मात्रा संयुक्त वर्ण से पहले लगती है। अच्छा, एक नया प्रकरण इन्होंने प्रारंभ किया। जैसे हम त और र मिल करके त्र बनता है। अगर उसमें हम ई जोड़ दें, ई स्वर वर्ण, तो ई की जो मात्रा होगी वह त्र से पहले होगी। जैसे यहाँ रात्रि शब्द लिखा हुआ है, तो र जोड़ आ रा बना, और त जोड़ र और जोड़ ई मिलके त्रि बना। इस तरीके से त जोड़ र एक संयुक्त वर्ण है और इसमें ई की मात्रा त्र के पहले लगी हुई है, तो रात्रि बना। अब हम लोग आगे चलते हैं, व्यंजनों का व्यंजनों से मेल करते हैं। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, या उन्हें हम संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। कभी कभी हमें भ्रम हो जाता है कि इसमें कौन सा व्यंजन लगा हुआ है। अब इन संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर वाले वर्णों को देख लेते हैं। जैसे कुछ तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कक्षा। कक्षा में आप लोग देखें, जो क्षत्रिय छ है, इसे हम लोग जब प्राथमिक कक्षा में पढ़ते थे क्षत्रिय छ बोलते थे, नहीं उच्चारण होने के चलते। तो कक्षा, तो यहाँ पे इसमें दो व्यंजन वर्ण और एक स्वर वर्ण है। इसमें उस छा में, ऐसे तो कक्षा में क जोड़ अ जोड़ क जोड़ मूर्धन्य शकार श और जोड़ आ, इन वर्णों के संयोग से या संयोजन से कक्षा शब्द बनता है। ऐसे ही अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो जो उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों को एक एक क्रम से पढ़ते हुए इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखें, व जोड़ य, व जोड़ य, तो यहाँ पे जो व है वह एक व्यंजन वर्ण है और इसके साथ जो य जुड़ा हुआ है, यज्ञ वाला य, इसमें एक य भी व्यंजन है और उसके साथ एक स्वर है, और इन तीनों के मिलने से बना है व्य, अर्थात एक व्यंजन वर्ण व, एक और व्यंजन वर्ण य और एक स्वर वर्ण, तो तीन वर्ण मिल करके बन गए व्य। अब इसी का एक उदाहरण व्याकुल शब्द दिया गया है। व्याकुल में भी कोई बता सकता है कि इसमें कौन सा व्यंजन वर्ण और कौन सा स्वर वर्ण है क्रम से? अच्छा, आप देख लें इसे। इसमें जो है, अगर इसका हम वर्ण विन्यास करें, वर्ण विन्यास का अर्थ होता है किसी भी शब्द में निहित जो स्वर और व्यंजन है उनको अलग अलग क्रम से कर देना ही वर्ण विन्यास है। तो यहाँ पे व जोड़ य जोड़ या आ है, तो आ और उसके बाद फिर व्यंजन क जोड़ उ जोड़ ल जोड़ अ, तो बन जाएगा व्याकुल। यह एक वर्ण विन्यास है। इस ऐसा करने से क्या लाभ है? ऐसा करने से यह लाभ है कि किसी भी शब्द में जो जो वर्ण लगे हुए हैं, यदि उनका हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम उनका सही उच्चारण कर सकते हैं, और संधि में भी इनका प्रयोग हमें देखने को मिलता है कि दो व्यंजन वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो कौन सा नया स्वरूप प्रकट होता है, वह भी हमें इस वर्ण विन्यास के करने से स्पष्ट रूप से पता लग जाता है। ऐसा ही देखें, यहाँ पे क जोड़ य, क्य बना, एक उदाहरण है वाक्य। यहाँ भी अलग अलग स्वर और व्यंजन वर्ण, व्यंजन के साथ स्वर, क्योंकि व्यंजन अर्धमात्रिक है, वह एक तरह से पंगु है। तो पंगु व्यक्ति जो होता है वह किसी समर्थवान व्यक्ति का ही सहारा लेगा ना। पंगु व्यक्ति किसी पंगु व्यक्ति का सहारा तो लेगा नहीं, और समर्थवान का सहारा लेगा तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वह पंगु हैं,
और वह समर्थमान अर्थात स्वर वर्णों की सहायता से ही उच्चारित होते हैं। इसीलिए वह आप देखिए किसी भी शब्द में वह जो व्यंजन वर्ण है वह स्वर की सहायता से ही उच्चारित हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए वाक्य, यहाँ पे व व व और आ मिलके बना वा और क। यहाँ पे जो किसी शब्द में आधा क जो लिखा रहता है समझाने के लिए वह वस्तुतः व्यंजन वर्ण है, तो वहां पे कोई स्वर है नहीं, इसलिए क ऐसा ही लिखेंगे। और उसके बाद य जोड़ अ, अब सभी को अगर मिला देंगे तो बन जाएगा वाक्य। इसी तरह से हम ङ जोड़ ग तो बन गया ङ। फिर से ध्यान दें, ङ जोड़ ग बन गया क्या, ङ। ऐसे ही अंग अंग, यहाँ ध्यान दें थोड़ा सा उच्चारण में, जो शब्द एक उदाहरण के रूप में आया है वह है अंग। क्या शब्द है, अंग। तो अ, इसका वर्ण विन्यास अ जोड़ ङ जोड़ ग जोड़ अ, इस तरीके से अंग का यह वर्ण विन्यास हो जाएगा। तो जब हम वर्ण विन्यास कर लेंगे तो हमें यह स्पष्ट रूप से मालूम हो जाता है कि इसका उच्चारण कैसे करें। यहाँ पे जो लिखा हुआ अंग शब्द है, कभी कभी छात्र यह भ्रम कर जाते हैं कि पहले ङ को बोले कि ग को बोले, लेकिन जब आप वर्ण विन्यास कर लेंगे तो आपको इसका उच्चारण करने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए वर्ण विन्यास या संयुक्त अक्षर जो व्यंजन हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर जो हैं, इन्हें हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम अंग के बारे में समझ गए, अ जोड़ ङ जोड़ ग जोड़ अ। तो पहले ङ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए अंग ऐसा उच्चारण करेंगे, अंग। अब कभी कभी ऐसा हम लोग कर देते हैं, ऐसा लगता है कि ग पहले बोल दें ङ बाद में बोले, तब यह अशुद्ध उच्चारण हो जाएगा। हाँ, धन्यवाद महोदय। ङ जो है वह व्यंजन है, तो वहां पे भी हम हलंत लगा लेंगे। धन्यवाद महोदय। अब हम लोग आगे चलते हैं, द और जोड़ व। तो यहाँ पे द यह व्यंजन है और व जो है वह स्वर सहित व्यंजन है, अर्थात व में एक स्वर भी लगा हुआ है जो है अ। अब दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा द्व। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया है द्वारपाल, तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे वदारपाल ऐसा नहीं बोलेंगे, द जोड़ व जोड़ आ तो बन जाएगा द्वा। फिर र जोड़ अ तो बन गया र, प जोड़ आ पा, ल जोड़ अ ल, तो ये बन गया द्वार पाल। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी ध्यान दें, अक्सर ब्रह्मर्षि ब्रह्मा, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे भी हम लोग उच्चारण कभी कभी भ्रम हो जाता है। यहाँ पे वर्ण विन्यास देखें, ह जोड़ म तो बन गया म, ह जोड़ म जोड़ अ, इन तीनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा म, हम हम हम। अब ब्रह्मा में क्या करेंगे, ब तो ब जोड़ र जोड़ अ तो बन गया ब्र, र जोड़ अ र में हो गया। अब ब पहले लगा हुआ है तो ब जोड़ र जोड़ अ तो बन जाएगा ब्र। यहाँ पे ह ह और र के बीच में अ भी एक है, अ, तो ब्र बन गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ह व्यंजन लगाएंगे, उसके बाद फिर म एक व्यंजन वर्ण और उसके बाद आ जोड़ देंगे तो बन जाएगा ब्रह्मा। अब कभी कभी ब्रह्मा ऐसा बोल देते हैं लोग, ब्रह्मा पहले म का उच्चारण करते हैं फिर ह का उच्चारण करते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुद्ध है। यहाँ पे जो ब्रह्मा लिखा हुआ है इसका उच्चारण होगा ब्रह्मा, ब्रह्मा ब्रह्मा, अस्तु, ब्रह्मा। अब हम
हम लोग आते हैं ट, तो मिट्टी, मिट्टी एक व्यंजन है और उसके बाद जो दूसरा ट है उस पे स्वर लगा हुआ है, तो मिट्टी। यहां भी हम लोग देख लें, ये तो सरल ही है। उसके बाद उड्डयन, 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 इसको जल्दी अगर पढ़ेंगे तो उड्डयन इस तरीके से उच्चारण होगा। वैसे ही हम द, हाँ, वैसे ही हम लोग द जोड़ ध, द जोड़ ध को देखें, तो द जोड़ ध को जब देखते हैं, यहाँ ये शब्द क्योंकि बहुत बार प्रयोग होता है और लिखा ऐसे जाता है, ऐसा लगता है कि पहले ध है कि द है, तो इसको भी आज हम लोग अच्छे से समझ लें। देखें यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है द, द जोड़ ध, क्योंकि लिपि हमारी, जो हमारे महर्षि लोगों ने यह लिपि बनाई, क्योंकि उस समय लिखने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा कोई संसाधन नहीं थे, भोजपत्र इत्यादि ताम्रपत्रों पर हम लोग लिखते थे, तो इस तरीके की लिपि बनाई गई कि जो कम से कम स्थान को ग्रहण करे और ज्यादा से ज्यादा अर्थ को बताए, इसीलिए इस तरीके की लिपि बनाई गई। आज अधिकतर लोग प्रश्न भी करते हैं कि क्या जरूरत है कि इस तरह से लिखना, सीधे सीधे लिख देते अ सु आधा द ध अशुद्ध, जैसा कि हिंदी में लिखा भी जाता है। तो इसीलिए कारण यही रहा होगा, और भी हो सकता है कुछ कारण रहा हो, लेकिन हमको लगता है कि यही कारण रहा कि हमारे पास संसाधनों की कमी होने के चलते हमारे महर्षि लोगों ने, ऋषियों ने बड़ा ही सही तरीका ढूंढा, कम से कम जगह में अधिक से अधिक शब्दों को, वर्णों को पिरोने का। तो इस तरीके से लिखा गया, और हमें इस तरीके से लिखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। ये नहीं है कि हमें दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ऋषियों की धरोहर है और धरोहर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य भी है। तो आगे चलते हैं, तो द जोड़ ध, तो यहां देखें द जोड़ ध तो बन गया ध। अब एक उदाहरण है अशुद्ध, अ अ जोड़ स जोड़ उ तो बन गया अशु। अब उसके बाद फिर क्या होगा, फिर होगा ड जोड़ ध जोड़ अ तो बन जाएगा अशुद्ध। अशुद्ध ध अंत में उच्चारण हो रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे अशुद्ध, ऐसा नहीं बोलेंगे, अशुद्ध। जैसे बुद्धि, सिद्धि, इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण आपको आएंगे। इसलिए इसको ध्यान में आप रख लें कि द और उसके बाद ध है, ध में अ लगा हुआ है। अगर ई लग जाएगा तो धी हो जाएगा, उ लग जाएगा तो धू हो जाएगा, ए लग जाएगा तो थे हो जाएगा। इस तरीके दुर्बुद्धे, तो इस तरीके से हमें इसे समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं हेय के ऊपर। हेय एक प्रयोग भी होता है, हेय अर्थात कल। यहाँ पे ह और य और उसमें एक स्वर लगा हुआ है अ, तो ह जोड़ य जोड़ अ मिल के बन गया हेय, और विसर्ग लगा देंगे तो यह हो जाएगा। एक उदाहरण आप देखें, बाह्य, क्या शब्द है, बाह्य, ब जोड़ आ मिल के बन गया बा, और व्यंजन ह, फिर य वो भी व्यंजन है, और उसके बाद अ तो बन गया बाह्य। वैसे ही ह जोड़ व मिलके बन गया व। ध्यान दें, ह जोड़ व मिलके बनता है व। और इसका एक उदाहरण है जिह्वा, 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 जिह्वा। इस तरीके से ये सभी उदाहरण व्यंजनों का जो संयुक्त अक्षर हैं, उनके बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ वर्ण संयुक्त होने पर अपना रूप बदल देते हैं। जैसे देखें, यहाँ पे इनको भी बड़ा ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि रूप बदल देते हैं तो हमें भ्रम की स्थिति हो सकती है। ऐसे में क जो व्यंजन है और मूर्धन्य जो शकार है, उन दोनों के मिलने से छ बनता है, और उसमें अ जुड़ जाएगा तो वो बन जाएगा क्ष। इसका एक उदाहरण कक्षा। यहाँ भी क अगर कक्षा का वर्ण विन्यास करें तो क जोड़ अ, फिर क जोड़ श जोड़ आ मिलकर बन जाएगा कक्षा। ऐसे ही क जोड़ त
अब देखें यहाँ पे दो तरीके से इसे लिखने का प्रचलन है। जैसे मुक्ति, तो यहाँ पे मुक्ति में जो त है वह मनीष महोदय, वक्तव्य हाँ अत्र कक्षा शब्दः यद् वर्तते तत्र बहवः छात्राः अत्र कक्षा न वदन्ति, कक्षा वदन्ति। कक्षा वदन्ति। तर्हि अस्य उच्चारणं कर्तव्यमेव सर्वे। कक्षा न भवति, कक्षा किमपि अन्यत् वर्तते, कक्षा किमपि अन्यत् वर्तते। हाँ, अस्तु, एते उच्चारणं जैसे स्वच्छ है जी, हाँ, जैसे स्वच्छ है तो यहाँ पे च और छ, व्यंजन च और छ, स्वच्छ, इस तरीके का उच्चारण करेंगे। लेकिन यहाँ पे कक्षा, रक्षा, भक्ष, इस तरीके से शब्दों का उच्चारण हम करेंगे। ऐसे ही मुक्ति में आप ध्यान दें, मुक्ति में भी आप मुंह है और उसके बाद जो है आधा क है, उसके बाद ती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने पे ऐसा लग रहा है कि पहले त है फिर की है, लेकिन ऐसा है नहीं। मुक्ति इसे पढ़ेंगे मुक्ति, पहले मुक फिर ती, मुक्ति, मुक्ति। ऐसे ही भक्ति का उच्चारण होता है। उसके बाद ज और य के संयोग से ज्ञ बनता है। इसे वेद में अलग अलग ज्ञ, यज्ञ या इस तरीके से भी उच्चारण लोग करते हैं। लौकिक भाषा में इसे हम यज्ञ का उच्चारण करते हैं। प्रायः उत्तर भारत में इसी तरीके से ज्ञ का ही उच्चारण अभी तक हो रहा है। तो ज जोड़ य, ज्ञ, इसे ज्ञ भी लोग बोल रहे हैं। तो आप इसे यज्ञ ऐसा भी बोल सकते हैं। यज्ञ को आप यज्ञ, यज्ञ हो रहा है या यज्ञ हो रहा है, दोनों तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। त जोड़ त दोनों मिलके त बन जाएगा। जैसे कुत्ता, भोक्ता, भोक्ता तो आ जाएगा क और त में आ जाएगा। हम आगे चलते हैं, फिर से त जोड़ र मिलके त्र बन गया। तो शत्रु, तो इसका वर्ण विन्यास होगा श जोड़ अ जोड़ त जोड़ र जोड़ उ, बनेगा शत्रु। अब यहाँ पे देख लें विद्या में, यहाँ पे लिखावट के अनुसार यहाँ पे अधिकतर भ्रम हो जाता है कि ये ध लिखा हुआ है कि द्य लिखा हुआ है। ये बहुत ही सरल है। ड व्यंजन और य व्यंजन और एक स्वर मिल करके द्य बनता है। अगर आ लगा देंगे स्वर तो विद्या बन जाएगा। इसी से विद्यालय शब्द बन जाता है, इसी से विद्यार्थी शब्द बन जाता है। तो इसके भी उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने संयुक्त व्यंजन वर्णों के बारे में जान लिया। अब र के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये र जो संयुक्त अक्षर के रूप में प्रयोग होता है वह किस तरीके से होता है। अधिकतर विद्यार्थी मनीष जी विद्यालय को विद्यालय कहते हैं, विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। हाँ, तो कम से कम संस्कृत वाले विद्यार्थियों से ऐसी उम्मीद नहीं करना चाहिए। नहीं जी, है ना। अगर लेकिन हमको आशा है कि इस तरीके के पाठ सुनने के बाद विद्यार्थी अपने उच्चारण में जरूर ध्यान देंगे और उच्चारण में ध्यान देने पर ही ये सुधार धीरे धीरे आता है जी। जिनका उच्चारण पहले से सही नहीं है, अगर आप ध्यान देंगे तो अब से आप विधा न पढ़ के विद्या पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे द और य का संयोग है। तो इसे पढ़ेंगे द्य, विद्य, आ लगा देंगे तो विद्या, विद्या, विद्या। अब हम लोग आते हैं र के ऊपर। र एक व्यंजन है और उसमें एक म व्यंजन अगर लगा देते हैं और एक स्वर लगा देते हैं अ, तो म हो जाएगा रम। तो जैसे कर्म। अब एक जल तुम्बिका न्याय है, इसे भी आप लोग जान लें, इसी र से संबंधित है ये। जैसे जल में यदि लौकी डाल देते हैं तो वह लौकी डूबती नहीं है, बल्कि वह जल के थोड़ा ऊपर आग जाती है। तो इसी न्याय के अनुसार जो र है वह अपने बाद वाले स्वर के ऊपर बैठता है, क्योंकि र तो व्यंजन है। जब भी र सहारा लेगा तो किसी न किसी वह स्वर का सहारा लेगा। यहाँ पे देखें कर्म लिखा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि क का उच्चारण के बाद म का उच्चारण करना चाहिए, उसके बाद र का उच्चारण करना चाहिए। तो कम्र, कम्र ऐसा बोलना, कम्र ऐसा बोलना चाहिए।
लेकिन ऐसा उच्चारण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि र जो होता है वह अपने, यहाँ पे आप उदाहरण में देख लें और स्पष्ट कर लें, र र जुड़ म, तो यहाँ जो म है वह भी व्यंजन है। अब म में लगा हुआ जो अ है वही स्वर है, इसलिए म के ऊपर जो र लगा हुआ है वह अ के ऊपर लगा हुआ, उसे समझे आप, वह वस्तुतः अ के ऊपर है। इसीलिए जहां पे आप अगर कोई कार्या लिखा है, कार्या, भार्या, तो भार्या में देखिए आ की मात्रा है। पुस्तकों में आप इसे ध्यान से जब देखेंगे तो कार्या में या भार्या में जो या है, तो य के ऊपर र न लग करके जो दूसरी पाई आ की है उसी के ऊपर र लगा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वह स्वर है, और स्वर जो है वह सामर्थ्यवान होता है, वह व्यंजन को अपने ऊपर ले करके बहुत दूर तक जा सकता है समर्थमान होने के चलते। इसीलिए र जो है वह स्वर के ऊपर बैठता है, वह किसी व्यंजन के ऊपर नहीं बैठता, क्योंकि व्यंजन तो स्वयं पंगु है। अस्तु, हम लोग आगे चलते हैं। वैसे र य कार्य बन गया, वैसे भार्या, तो वहां भी आप देखेंगे या के ऊपर लगेगा, या का जो आ रहेगा उसी के ऊपर, अगर अ है तो अ के ऊपर लगेगा। वैसे मौर्या, मौर्या में जो है म जोड़ औ तो बन गया मऊ। फिर आप देखेंगे फिर य लिखा रहता है, फिर य लिखा रहता है, फिर आ लिखा रहता है, और आ के ऊपर रा लिखा रहता है। तो इसे हमें भ्रम नहीं होना चाहिए। वस्तुतः वह मऊ के बाद र है, और र के बाद य है, और य के बाद फिर या है, और उस या के अंतिम ऊपर लिखा रहता है र। तो मौर्या, उसका उच्चारण होता है मौर्या, मौर्या। दो तरीके से भी मौर्या लिखा जाता है, यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं है। एक बार जी एक बार उसको आप मौर्या यहाँ पे लिखें तो बच्चों का जो भ्रम है थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, एक बीच में और यह डाल दें, मौर्या की। एक तो इस तरीके से लिखा जाता है और एक इस तरीके से भी लिखा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दें, दोनों तरीका सही है, नीचे वाला भी सही है, ऊपर वाला भी सही है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अक्सर उच्चारण करने में हमें भ्रम हो जाता है कि पहले किसको वर्ण विन्यास करें। तो यहाँ पे नीचे वाले के बारे में थोड़ा, ये गणपति बप्पा मौर्य वाला नहीं है मनीष जी, लेकिन नहीं नहीं, वो मौर्य अलग है, ये तो मौर्य वंश के विषय में हम मौर्य। वो मौर्या ऐसे लिखा जाता है, हाँ हाँ, गणपति बप्पा मौर्या, मौर्य, इसलिए वहां पे उसको ये मौर्य, मौर्या को हाँ, वहां पे मत लिख चंद्रगुप्त देना। मौर्य। गणपति बप्पा तो मौर्य। यहाँ पे एक और यह इसमें डाल दीजिए। हाँ, जी तो यहाँ पे जो है र का उच्चारण जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए म जोड़ औ, मऊ बन गया। अब उसके बाद र जो है, देखिए जो हम आपको बता रहे थे, ये र जो है हमेशा व्यंजन वर्ण के ऊपर न आकर के स्वर वर्ण के ऊपर आता है, क्योंकि वह जलतुम्बिका न्याय से र जो होता है वह हमेशा स्वर वर्ण के ऊपर बैठता है। तो यहाँ पे स्वर वर्ण जो है आया तो वह मऊ औ के बाद ही आ गया र, लेकिन वह य के ऊपर नहीं बैठा। फिर दोबारा य आया, उसके ऊपर भी नहीं बैठा, वह गया य में लगे हुए आ के ऊपर जाकर के वह बैठ गया। इस तरीके से पुस्तक में भी हर जगह आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है, और अब से हम लोग इसी तरीके से इसको समझेंगे भी कि मौर्या क्या है। तो म जोड़ औ जोड़ र जोड़ य जोड़ आ, इस तरीके से मौर्या का वर्ण यहाँ हम लोग कर लेंगे, और इसका उच्चारण भी इस तरीके से करेंगे। अब आगे चलते हम लोग हैं। जब कोई वर्ण र से मिलता है तो वह इस रूप में लिखा जाता है, जैसे प। हाँ, अब यहाँ देखिए, जब कोई वर्ण र से मिलता है तब इस रूप में लिखा जाता है, जैसे प जोड़ र गया प्र, इसी से बना प्रहार। क जोड़ तो बन गया क्र, त जोड़ र तो बन गया ट्र। तो राष्ट्र, इस तरीके से हमारा राष्ट्र शब्द बन गया। अब राष्ट्र का वर्ण विन्यास, अभी बहुत लोग हैं इसमें जुटे हुए, गुंजन राष्ट्र शब्द से वर्ण विन्यास कर सकती हो आप? हाँ महोदय। हाँ, करो तो। र जोड़ आ जोड़ सा जोड़ ट, मतलब आधा ट जोड़ र जोड़ आ। बहुत सुंदर शोभनम, बहुत सुंदर। राष्ट्र शब्द का वर्ण विन्यास
र जोड़ अ लेकिन जोड़ ये स वाला जोड़ ट, ये अ दीर्घ होगा। हाँ महोदय, नहीं ये दीर्घ हाँ अ नहीं र। आ, हाँ आ बोलिए। आ यहाँ पे करना है, रस्ट नहीं राष्ट्र। ठीक है, हमको तो बस ट्रक समझना था, बस। आपने ट्रक विषय में बहुत स्पष्ट कर दिया। अब आगे हम लोग चलते हैं, स और र का जब संयोग होता है, स और र का, तो क्या होता है? स का संयोग अर्थात स अर्थात व्यंजन स, और जब र के साथ इसे मिलाते हैं या व के साथ मिलाते हैं तो इसे किस रूप में लिखते हैं? जैसे स और व, तो श्व। इसे दो रूप में, हिंदी में जैसे पहला रूप लिखा हुआ है आधा श और व, तो श्व इस रूप में लिखते हैं। लेकिन जब हम संस्कृत में इसका प्रयोग करते हैं तो जो बगल वाला शब्द है श्व, उसी रूप में हम लिखते हैं। तो कहीं कहीं दोनों रूप भी हमें प्राप्त होते हैं। तो अश्व, इसे बोलेंगे अश्व। अब उसके बाद स और र को जब मिलाएंगे तो ये स्र बन जाता है। इस तरीके से श्रीमान बन जाता है। श्री ऐश्वर्य वाले वो हम श्रीमान बोलते हैं। श्रीमान श्रीमती, जो हमारे माता पिता गुरुजन इत्यादि हैं, उनके नाम के सामने हम श्रीमान और श्रीमती इसलिए लगाते हैं कि श्री का अर्थ होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ होता है ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ हो देने के लिए, ममता भी हो, धन भी हो, लालन पालन भी हो, प्यार भी हो, स्नेह भी हो, हर प्रकार की चीजें देने में जो समर्थवान होता है वही श्रीमान कहलाता है। तो हमारे माता पिता गुरुजन ही हर प्रकार की बाधाओं से हमें मुक्त करते हैं, भय मुक्त करते हैं, समस्याओं से मुक्त करते हैं। इसीलिए इन विशिष्ट जनों के नाम के सामने श्रीमान और श्रीमती लगाने का प्रचलन भी हुआ। यह बड़ा ही सुंदर शब्द है श्रीमान। वस्तुतः यह मतु प्रत्यय लगा हुआ शब्द है। आगे फिर इसकी चर्चा किया जाएगा। आगे चलते हैं सर, वर्णों का उच्चारण स्थान। एक और इसी में हम लोग जान लें, यहाँ पे शायद नहीं दिया हुआ है, जैसे श्रृगाल है, तो श्रृगाल जो शब्द है वहां भी थोड़ा हम लोग ध्यान दे दें, फिर चर्चा किया जाएगा। यहाँ पे उदाहरण नहीं है, फिर एक बार चर्चा कर लिया जाएगा। श जुड़ री बन गया श्री। एक बार महोदय इसको लिख लिया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा छात्रों को भी और भी लोगों को। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दें, एक श्रृगाल और एक श्रृंगार। नहीं, ये तो री हो गया। नहीं स्र, उसी स्र में फिर स्र बना करके, अच्छा श्रृगाल को पहले स्पष्ट कर लेते हैं। हाँ, उसमें री, फिर श में री। हाँ, एक और स्र रहेगा, दो स्वर रहेगा श्रृंगार ना। एक और इसी में, हाँ श्री का जैसे स्र था वैसे ही, और उसी में री रहेगा। ये दोनों तो एक ही जैसा बन गया। अरे यार, तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो कि बच्चों को पढ़ा रहे हो? नहीं है, श्री में बस री लगाना है, श्री बस री लगाना है। अच्छा, दो श्री। हाँ, दो शब्द मिलते हैं ऐसा। हाँ, तो इसमें एक तो ये है और नीचे लगा देते हैं श्री, नहीं हाँ, नीचे री लगा देना। नीचे री लगेगा। जैसे श्रीमान वाला है भाई, अरे ये मैं हाँ, नीचे वैसे लगाता हूँ। री बना के फिर री लगा देना। ये है श्री और इसके नीचे लग जाता है हाँ, री, हाँ, तो ये बन जाता है श्रृंगार, हाँ, है ना। तो बिंदु लग जाएगा तो बन जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार। और दूसरा क्या बता रहे थे? श्रृगाल। श्रृगाल, हाँ, श्रृगाल में ऐसे ही रहता है ना। चित्रम, हाँ हाँ, ये श्रृंगार हो गया और ये हो गया श्रृगाल। श्रृगाल। अब यहाँ देखें आप, यहाँ भी अक्सर प्रयोग हम लोग भ्रमवश गलत कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले हम लोग श्रृगाल को देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सरल है। यहाँ पे जो स्र है वह तालव्य सकार है और उसमें लग गया री, तो बन गया श्री, तालव्य सकार, और उसमें री लग गया तो बन गया श्री। अब बाकी तो आप लोग जान ही रहे हैं, ग जोड़ आ जोड़ ल जोड़ तो बन गया श्रृगाल। श्रृगाल अर्थात जम्बू का, सियार को ही सियार श्रृगाल बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं श्रृंगार।
इसे श्रृंगार करना, स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, तो श्रृंगार रस भी एक है। तो यहाँ पे स तालव्य सकार है, र है, और र में लगा हुआ स जोड़ र जोड़ री, तो बन गया श्री। अब श्रृंग, अब उसके बाद फिर ऊपर देखिए ग है, तो ग के चलते इस ङ का उच्चारण ङ, अंग का जो क ख ग घ ङ, ये होगा श्रृंग। अब उसके बाद ग जोड़ आ जोड़ र जोड़ अ, इस तरीके से बन जाएगा श्रृंगार। तो यहाँ हमें ध्यान ये रखना है कि स जोड़ र जोड़ री मिलके बनता है श्री। इस तरीके से हमें इसे जान लेना चाहिए। अब हम लोग आगे आते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान के विषय में। हाँ, जैसे ये स जोड़ र बना स्र, अब इसमें री लगा देंगे तो बन जाएगा, अ लगा है तो स्र बना, री लगा देंगे तो बन जाएगा श्री। लेकिन श्रीगाल में केवल स और री है, इतना ही हमें ध्यान रखना चाहिए और उसी अनुसार उच्चारण भी करना चाहिए। वर्णों का उच्चारण स्थान। अद्य एतावत् भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं, ज्ञानपुञ्जप्रभादर्शकं संस्कृतं, सर्वदानन्दसन्दोहदं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी, सत्यशील सौंदर्य समीरा, ज्ञान जलागति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि, पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। अस्तु। अमरवाणी अमरवाणी विजयता, विजयता, अमरवाणी विजयता, अमरवाणी विजयता। वारत्रयम् उच्चारणीयम्। आम्। एकः